नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से अभी तक 2025 के 5 सेट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और 2025 का जो सेट 6 है उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सभी बहुविकल्पीय 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जो लॉन्ग आंसर होते हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होते हैं 6, 7, 8, 9 और सब में 2-2 पार्ट होते हैं। तो जिसमें से आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 नंबर का होता है। आज सभी 8 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और कर भी चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे फिर से कर देते हैं एक बार। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, क्या होता है? सबसे पहले 2 समान आवेश होते हैं और बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं। इनके बीच की दूरी को हम 2L मान के चलते हैं। एल भी ले सकते हैं आप चाहें तो, बस L/2 कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाता है 2L लेने से। बस इसका मिड पॉइंट ये है, मध्य बिंदु, और मिड पॉइंट से अगर ये पूरी दूरी 2L लिया है तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। अब कहाँ पे कह रहे हैं? निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय और अक्षीय क्या होता है? जो ये वाली रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम अक्षीय रेखा बोलते हैं। और इसके मध्य बिंदु के लंबवत एक लाइन बनाए इसके परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा। चलिए, इसके मध्य बिंदु के लंबवत जो है, यहाँ पर हम इससे r दूरी पर थोड़ा सा नीचे बना ले फिगर, ताकि क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सब पूरा बनाना पड़ेगा। ये है -q, यहाँ से +q। मध्य बिंदु से r दूरी पर हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट A बोल दो, P बोल दो। यहाँ से जो है इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। फिर से डिस्टेंस वगैरह लिख दे रहा हूँ, 2L होता है पूरा, और यहाँ से मध्य बिंदु से जो है LL दोनों आधा आधा हो जाएंगे। यहाँ पर ज्ञात करना है जो -q के कारण, देखो नेगेटिव चार्ज के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण आवेश की तरफ होती इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को, तो इसको इससे कर दे रहे हैं, इस दिशा में होगा। मान लो वैद्युत क्षेत्र E है। हालांकि देखो दोनों समान दूरी पर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से ये लंबवत दूरी पर है, समान दूरी पर होंगे। आवेश समान है, प्लस माइनस तो लिखा नहीं जाता वैद्युत क्षेत्र के फार्मूले में। और प्लस के कारण क्या होगा? इससे दूर की तरफ होगा इधर। तो मैं दोनों वैद्युत क्षेत्र को, इसके कारण -q के कारण E बोल दे रहा हूँ, प्लस के कारण भी E होगा, सेम होगा, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के साथ क्या करेंगे? इसके बारे में लिखेंगे। माना कि -q प्लस q आवेश परस्पर 2L दूरी पर, जो कि बहुत सूक्ष्म दूरी है, पर रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले फिगर बनाइए, फिगर के बारे में 2-4 लाइन लिखिए आप जो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -q के कारण, -q के कारण बिंदु A पर, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E कर रहे हैं, दोनों के कारण सेम होगा, इसलिए मैं E1 E2 या फिर EA EB ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। E बराबर क्या हो जाएगा? KQ/, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, ये L है, ये R है, ये लंबवत है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और कर्ण कितना होता है? √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो R² प्लस L²। ठीक है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो सेम दूरी ये भी हो जाएगा, √R² प्लस L², क्योंकि हमें यहाँ पे दूरी का स्क्वायर करना होता है ना। तो क्या करेंगे? √R² प्लस L² का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? R² प्लस स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब सेम यही करेंगे प्लस Q के कारण बिंदु A पर, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र। फिर E हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा? KQ/, कितनी दूरी है? R² प्लस L², इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, R² प्लस। देख लो दोनों सेम आया है, इसलिए मैंने E ही लिखा है। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनता है जब किसी भी रेखा के लंबवत वहां से मतलब एक त्रिभुज बनाओगे, लंब डालोगे, तो ये कहीं भी मिला दो तो दोनों सेम एंगल बनेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ,
तो थोड़ा सा सीधा अगर बनाओ, ठीक देखोगे तो ये वाला कोण थीटा है और ये समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, संगत कोण होता है। और यहां से देखोगे अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा। क्या करेंगे, हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र मिल गए हैं, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ई माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की तरफ और प्लस क्यू के कारण उससे दूर की तरफ ई। दोनों को कंपोनेंट करते हैं, तो इधर का ई जहां पे थीटा बना होता है उधर आता है ई कॉस थीटा। पहले इस वाले का करते हैं, ई कॉस थीटा, और इसके लंबवत आएगा कितना, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा। अब इस वाले का कंपोनेंट करेंगे, इधर देखो थीटा है तो इधर आएगा ई कॉस थीटा और इसके लंबवत आएगा ई साइन थीटा, तो इधर फिर से आ जाएगा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और इधर आएगा ई साइन थीटा। तो क्योंकि सेम वैल्यू है, ई साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा नीचे की तरफ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, इस दिशा में बचेगा हमारे पास ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, टू ई कॉस थीटा बचेगा। तो बिंदु ए पर, बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलेंगे ई नेट या फिर ई ए बोल दो, ई ए क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ई की वैल्यू तो हम रख चुके हैं, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोई भी त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला त्रिभुज चाहिए, आधार बटे कर्ण, आधार है एल और कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ई की भी वैल्यू रख दो साथ में, टू के क्यू बाई, ई की वैल्यू कितनी आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखना अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 1 के 2 प्लस 1 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, इसको क्यू के क्यू इंटू टू को एल के साथ लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपने डेरिवेशन पहले किया है या फिर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पता है तो बता सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, क्यू इंटू टू एल, ये क्या होता है पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्यू इंटू टू एल, मतलब कोई एक आवेश ले लो, इनके बीच की दूरी, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं P बराबर हो जाएगा के पी बाई, अब क्या करेंगे, चलो एक बार लिख ही दे रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जैसा कि हमने बताया शुरुआत में कि दोनों आवेशों के बीच दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होनी चाहिए, तभी हम उसको द्विध्रुव कंसीडर करते हैं। तो एल की जो वैल्यू यहाँ पे एल स्क्वायर, अगर ये एल बहुत छोटा होता है 0.1 0.2 या फिर माइक्रो में परमाणुओं के बीच की दूरी होती है ना, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ये सब होते हैं ये, तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाता है, एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से बहुत कम होती है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर की तुलना में, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, नेग्लेक्ट करने पर, छोड़ने पर, दिख रहा है यहाँ तक, क्या हो जाएगा, आर देखो एल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यूब, आर क्यूब बचेगा। ध्यान से देख लो, अब ये फाइनल आंसर तुम्हारा बनने जा रहा है के पी बाई, क्या हुआ, एल स्क्वायर छोड़ दिया, हटा दिया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर स्क्वायर है और उसको इंटू 3/2, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, आर क्यूब, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर दिशा वगैरह पूछता है, दिशा क्या होती है, देखो माइनस से प्लस की तरफ होते हैं वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की, और इससे विपरीत दिशा में, क्योंकि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना इधर आया था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत अगर दिशा पूछ रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव, हालांकि इसमें पूछा नहीं है लेकिन अगर याद आ रहा है आपको तो लिख दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी के विपरीत दिशा में नेट वैद्युत क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा डेरिवेशन है, कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट, बताया था 2 पार्ट होते हैं सब क्वेश्चन में, दोनों में से एक करना होता है।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक प्रावैद्युत पट्टिका रखी हो। तो नॉर्मली तो सबको पता होगा कि अगर दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पे धनावेश होता है, एक पे ऋणावेश। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम प्लस सिग्मा से लिखते हैं, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को माइनस सिग्मा से। फिगर के बारे में जरूर लिखना है, बिना फिगर के बारे में लिखे छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा, चाहे एक ही नंबर काट लेगा। पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से करेंगे और फिगर के बारे में नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। इनके बीच की दूरी हम डी लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इन पे आंशिक प्रावैद्युत पट्टिका रखी हो, मतलब पूरे में नहीं रखा है प्रावैद्युत पदार्थ, आंशिक। हम इसकी चौड़ाई मान लेंगे टी है, जो प्रावैद्युत पदार्थ रखा है उसका प्रावैद्युतांक के मान लेते हैं। तो इसके बारे में, फिगर के बारे में लिख देंगे आप। फिर उसके बाद डेरिवेशन कैसे शुरू करेंगे, ध्यान से देखो क्या होता है। वैद्युत क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो धारिता सी बराबर होता है क्यू बाई वी। क्यू बाई वी ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र इनके बीच में निकालना होता है। चेंज कहाँ पे आता है, वी निकालते हैं। वी बराबर होता है ई इंटू डी। ई इंटू डी, ई क्या होता है, इसके प्लस से माइनस की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के कारण इसके अंदर किसी बिंदु पर, देखो एक के कारण होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो दोनों को जोड़ते हैं, ऐसे कर सकते हो कि इसके अंदर, ये प्लेटों के अंदर है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 1/2 1। अब क्या होता है, ये जब प्रावैद्युत पदार्थ ना होता तब ये लिख सकते थे हम। होता क्या है कि जब प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण वगैरह होता है, इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र कुछ कम हो जाता है। तो हम इसके अंदर जो है, देखो जहां पर वायु है, वायु कितनी दूरी पर है, देखो डी पूरा है और टी दूरी पर प्रावैद्युत पदार्थ है, तो डी माइनस टी, इसको घटा देंगे तो डी माइनस टी दूरी में क्या है, वायु है, या फिर निर्वात जो भी को दिया हो, वायु बोल देते हैं। तो इतनी दूरी पर तो वायु है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इस दूरी में, जहां पर प्रावैद्युत पदार्थ नहीं। जहां पर प्रावैद्युत पदार्थ है उसमें वैद्युत क्षेत्र डी माइनस टी दूरी में, वायु में, डी माइनस टी दूरी वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, चलो E1 बोल दे रहे हैं। E1 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो फार्मूला आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है वही होगा। अब टी वाले में जितनी दूर प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, टी दूरी, टी दूरी में क्या है, प्रावैद्युत पदार्थ, प्रावैद्युत प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, में वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 आ जाता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन, घट जाता है 1 अपान के टाइम हो जाता है। अब इसी में फार्मूला हमें लगाना है, क्योंकि V निकालना है हमें, और Q को अभी हम लिख लेंगे सिग्मा के टर्म में, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता, लेकिन अब जितनी दूरी में जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो D माइनस टी दूरी में, D माइनस टी दूरी में कितना है वैद्युत क्षेत्र, ये D माइनस टी दूरी में कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस कितनी दूरी में है, टी दूरी में है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, कितनी दूरी में, देखो E इंटू डी होता है दूरी, तो दूरी कितनी थी, D माइनस टी, और इसमें कितनी दूरी में है, टी दूरी पर। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बच जाएगा V की वैल्यू आगे। अब हमें इस फार्मूले में रखना है, Q को सिग्मा के टर्म में लिख लेते हैं। तो याद होगा सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ लिख देता हूँ, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो Q बराबर क्या हो जाता है, ये इधर आ जाएगा सिग्मा ए, तो Q की जगह पर हम सिग्मा ए लिखेंगे और V हमने निकाल लिया है। लाइक चलिए लाइट कट गई थी तो फिर से शुरू करते हैं। कहाँ तक कर दिया था हमने, V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मतलब वोल्टेज निकाल लिया था। अच्छा ये निकाल रहे थे ना पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व Q बराबर आ गया था सिग्मा ए।
Q की जगह पर सिग्मा ए रखेंगे और V की जगह पर ये टर्म रखेंगे, तो T बराबर Q बाई V रखेंगे। यहाँ से Q की जगह पे सिग्मा ए अपॉन क्या रखा जाएगा, V की जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई ए। ये जो है पूरा टर्म हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका बनता है जो डेरिवेशन हमें करना था। वैसे होता क्या है, अगर परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो तो सिग्मा C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अगर टी चौड़ाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर इसी तरीके से क्या करता है, अलग अलग T1 चौड़ाई का K1 रख दिया, T2 का K2 रख दिया, तो इसमें D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और फिर प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, इस तरीके से करते हुए चले जाते हैं। अगर आपको इससे आगे पहुंचता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस फिगर के बारे में जरूर लिखेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ बनाकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो देखो इसमें आपको फिगर बनाना है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायस में, और उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग जो है, कार्य कैसे करता है, कैसे हम जोड़ते हैं बैटरी को, उसको एक्सप्लेन करना है ढंग से। तो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो आपने अगर स्कूल में कोचिंग में अपने नोट्स का सहारा ले सकते हैं अगर लिखवाया गया है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक या किसी बुक का सहारा ले सकते हैं, उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट लिखा होता है। वैसे कोशिश करिए, मैं समझा दे रहा हूँ और खुद से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना आपको खुद से ही है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड, यहाँ पर एक पी टाइप का मटेरियल होता है और एन टाइप का, वो अलग अलग तरीका होता है, उसको ऐड करके बनाते हैं। तो पी टाइप में क्या होता है, होल होते हैं, कोटर जिन्हें कहते हैं। देखो पी होते तो दोनों हैं, लेकिन बहुसंख्यक जो है आवेश वाहक जो होते हैं वो कोटर होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है तो माइनस बना देते हैं। ठीक है, क्या होता है जैसे ही जब ये बनता है तो यहाँ के कोटर और ये जंक्शन के पास, जिसे हम संधि बोलते हैं, संधि के आसपास के कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ के कोटर मिलने लगते हैं, और जैसे जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पे दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हो, जैसे आपने सुना होगा कोटर पर क्या होता है, धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, वो न्यूट्रल उदासीन हो जाते हैं, चार्ज गायब हो जाता है। ये आवेश की प्रकृति होती है, ये आवेश का एक गुण है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कोटर हटेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पे है तो आवेश वाहक कोटर भी है दोनों में, यहाँ भी कोटर है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में जो है अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है, तो कुछ कोटर यहाँ पे होंगे। वैसे जब इलेक्ट्रॉन मिल गया कोटर से तो खत्म हो गया, बचा क्या, कोटर बचा, मतलब धन आवेश बचा। यहाँ पे धन आवेश बचता है और इधर ऋण आवेश बचता है, तो धन से ऋण की तरफ जो है इस दिशा में एन से पी की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फिर क्या करता है, अब ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होल को आने से रोकता है और इधर से इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, तो फिर नहीं मिल पाते हैं। इस चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। और यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, V इक्वल टू E इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र है, और ये दूरी डी बहुत छोटी सी चौड़ाई होती है, 10 की घात माइनस 6 मीटर लगभग माइक्रोमीटर के रेंज में होती है, लेकिन होता है। अगर ऐसा ना होता, विभव स्थापित ना होता, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलकर शून्य हो जाते, उदासीन हो जाते, फिर पीएन जंक्शन डायोड बन ही ना पाता। अब क्या करना है हमें इसको, देखो ये तो पहले की बात होगी, हमें यहाँ से समझाना था। अब जहाँ से अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड, तो दो तरह से बाइजिंग होती है, एक अग्रदिशिक बोलते हैं, एक अग्र अभिनत, एक उत्क्रम अभिनत, मतलब एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो जब हम पी टाइप बैटरी को जोड़ना है, बाइजिंग का मतलब बैटरी से कनेक्ट करेंगे अब, तो बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब पॉजिटिव वाले सिरे को हम पी से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव वाले सिरे को माइनस से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव वाले एन से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव वाले सिरे को बैटरी के, तो हम बोलते हैं
ये फॉरवर्ड बायस है। अगर इसका जस्ट उल्टा कर दें, प्लस वाले को माइनस से मतलब एन से और माइनस वाले को पी से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो उसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। लेकिन हमें बात यहाँ पे करनी है अग्रदिशिक की, मतलब अग्र अभिनत की। तो इसमें आप लिखेंगे, अग्रदिशिक का मतलब पहले लिखेंगे, जब हम बैटरी के धनात्मक सिरे को पी टाइप से और ऋणात्मक सिरे को एन टाइप से जोड़ते हैं, तो इस अभिनति को, इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, अग्रदिशिक या फिर अग्र अभिनत बाइजिंग कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसकी कार्य कैसे समझाएंगे। जब बैटरी को जोड़ते हैं तो पहले यहाँ पे जो भी विभव होता है, वैद्युत क्षेत्र इधर होता है। अब आप, मैं बोलते जा रहा हूँ, इसको लिखते जाओ। कैसे लिखोगे कि अ, बैटरी के धनात्मक सिरे को पी टाइप से और ऋणात्मक सिरे को एन टाइप से जोड़ने के बाद पी से एन की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तथा यह वैद्युत क्षेत्र जब यहाँ पे जो डिप्लेशन अवक्षय परत में जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जब उससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, देखो, जब वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो धन आवेश मतलब कोटर, जो कोटर होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं सारे। इस तरीके से बना देंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे। अब और जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये चीज आपने पढ़ चुके, फर्स्ट पार्ट में जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और ऋणात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर मिलता है, वो उदासीन हो जाता है और इस धनात्मक सिरे के पास, पी टाइप में धनात्मक सिरे के पास एक सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बनते हैं। अब यहाँ पे एक कोटर, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। जब ये मान लो यहाँ पे एक बंध था, तो जब ये बंध टूटेगा, सहसंयोजक बंध, तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ पे और एक कोटर बनेगा। तो क्या होगा, अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस चार्ज प्लस की तरफ इधर गति करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन इसमें। और फिर क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर खत्म होते हैं, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर जो है यहाँ पे पैदा हो जाता है। मतलब सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बनता है। इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक सिरे से बैटरी की तरफ गति करना शुरू करते हैं और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाता है, एन टाइप में आ जाता है, जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। और इससे विपरीत इलेक्ट्रॉन अब इधर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करना शुरू होगा, तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाती है। तो धारा जो है, वैद्युत धारा इस दिशा में गति करना शुरू करेगा, मतलब अग्र दिशा में, फॉरवर्ड बाइजिंग में जो है, अग्र अभिनत में अग्र दिशा में एक उच्च धारा जो है प्रवाहित होना शुरू कर देती है। तो ये पूरी क्रिया विधि है इसकी। जैसे जैसे बोला है आप एक दो बार ध्यान से समझिए, यही इतना कॉन्सेप्ट है। सहसंयोजक बंध टूटता है, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, जैसे ही बैटरी लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो कि डिप्लेशन लेयर पर बना था अवक्षय परत पर, उससे अधिक होता है, तो पी टाइप के कोटर और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ गति करते हैं और मिलकर उदासीन हो जाते हैं। जैसे ये उदासीन होते हैं, पी टाइप के धनात्मक सिरे के पास जो है एक सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे एक नया इलेक्ट्रॉन और कोटर बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो धनात्मक सिरे की तरफ आकर्षित होता है और तार में जो है बैटरी की तरफ गति करना शुरू कर देता है। और बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके विपरीत दिशा में जो है वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को बोलते हैं अग्र दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाएगा ही तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पे तो फिर कुछ टाइम आएगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ से जो है बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया यहाँ पे, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पूरी इस दिशा में, अग्र दिशा में धारा प्रवाहित होती रहती है ऐसे सर्किट में। ये पूरा प्रोसेस है। अब जो दूसरा है, इसके वीआई अभिलाक्षणिक ग्राफ बनाकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो अग्र दिशा में हम वीआई ग्राफ बना देते हैं। इधर हम धारा को रखते हैं, इधर विभव को। ठीक है, तो देखो, जैसे ही हम बैटरी मान लो लगाया, तो तुरंत धारा प्रवाहित नहीं होगा। पहले तो यहाँ का कुछ विभव होगा ना, V बराबर E इंटू डी, और ये विपरीत दिशा में है। तो इससे ज्यादा, जैसे मान लो 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए लगभग 0.3 वोल्ट होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे 0.4, 0.5, इस तरीके से। और यहाँ पे इधर धारा रहेगा, अब जो कर लो 1 एम्पियर, जैसे 0.1
1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, इस तरीके से धारा बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लो वोल्टेज पे काम करते हैं, तो ये जो है बहुत कम धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा, 0.3, मान लो इसका वोल्टेज जो है 0.3 वोल्ट है, तो अगर तुम 0.3 वोल्ट की बैटरी लगाओगे ना, तो बस ये इसको कैंसिल करने में चली जाएगी, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। 0.3 वोल्ट तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, लगभग धारा जीरो होती है, लगभग जीरो होती है। और 0.3 के बाद जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो जो है यहाँ से धारा प्रवाहित शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और ये, क्योंकि इसने पोटर और इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा था इस वोल्टेज ने। अब जब इससे ज्यादा लगा देंगे बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र हम, तो गति करना फिर से शुरू करेंगे और धारा प्रवाहित होना, तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बन जाती है। इसी को बोलते हैं वीआई अभिलाक्षणिक ग्राफ। वीआई अभिलाक्षणिक, ठीक है। और गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? गत्यात्मक, डायनेमिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो इसमें आप पहले मैं बोल रहा हूँ, देखो V बराबर होता है आई आर, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। अगर हम वोल्टेज में चेंज करें, थोड़ा सा परिवर्तन करें, मतलब डेल्टा वी लगाएं, वी टू माइनस वी वन है, फिर डेल्टा वी करें, और उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज में चेंज करेंगे तो धारा में परिवर्तन होगा। उसमें कितना धारा में परिवर्तन आया, इसी अनुपात को हम बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। आर डी लिख दे रहा हूं, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। डेल्टा वी बटे डेल्टा आई, इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि वोल्टता में या फिर विभव में परिवर्तन करने से धारा में आए हुए परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए, बस एक लाइन, और ये फार्मूला आर डी बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई लिख दीजिए। तो ये कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिगर बनाएंगे, इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, फिर भी आई अभिलाक्षणिक कर्व बनाएंगे, फिर उसके बाद गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कर देंगे 2 लाइन में बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा अनुपात। तो इसमें कह रहा है एक सर्किट दिया है, का शिखर वोल्टेज है कितना, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट शिखर मान के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक सिलिकॉन डायोड तथा 500 ओम लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र तथा लोड के सिरों के डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम तथा रोधक वोल्टेज, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना, एक विपरीत दिशा में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, तो वही रोधक वोल्टेज कितना विभव उत्पन्न हुआ वो दिया है 0.7 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन आप इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको देख के घबराइए मत कि डायोड लगा दिया है, अब हम क्या करें। सिंपल जैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, उसका प्रतिरोध दिया है, उसमें धारा नहीं दिया, शिखर धारा निकालना है। तो देखो क्या होगा, शिखर धारा के लिए क्या होता है, इसका प्रतिरोध कितना है डायोड का, 10 ओम, और इसको लोड प्रतिरोध कितना है, 500 ओम। देखो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और लिखा भी है क्वेश्चन में कि श्रेणी क्रम में दोनों जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर एफ, जो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है 10 ओम, प्लस आर एल लोड प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 500, कितना हो जाएगा 500, 10 ओम, ये प्रतिरोध हो गया। अब हमसे क्या ज्ञात करना है, शिखर धारा। तो शिखर धारा के लिए शिखर वोल्टेज दिया गया है, तो आई बराबर क्या होता है, डायोड में लिखेंगे, डायोड में शिखर धारा पीक वैल्यू, शिखर धारा कितना हो जाएगा, आई पी पीक वैल्यू वी बटे आर इक्विवेलेंट, मतलब देखो कोई भी कर लो, अच्छा एक मिनट, हाँ, जो भी धारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो भी धारा बैटरी से निकलेगी या फिर जो सोर्स है, हमारा स्रोत है, वहां से जो भी धारा निकलेगी वो पूरे सर्किट में जाएगी, डायोड में भी वही धारा जाएगी, लोड रेजिस्टेंस पे भी वही धारा जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में सब में सेम धारा प्रवाहित होती है, ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो V कितना है हमारा, 20 वोल्ट है, और प्रतिरोध कितना है 510, टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना है 510। तो 0 से 0 हटाओगे, 2 में 51 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 4 बार करोगे नहीं जाएगा, 204 हो जाएगा, 2 बार ले जाओगे, 3 बार ले जाओगे, तो कितना हो जाएगा 50 या 150 और 153, भाग कर लीजिए आप, मैं कर दे रहा हूँ इसे यहाँ पे,
10 में से 3 जाएगा 3, और क्या बचेगा यहाँ पे, 9 में से 5 जाएगा 4, 43 बचा, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ा। तो देखो 5 अट्ठे 40, तो 400 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 9 बार ले जाओ 45 हो जाएगा, 38, और कितना हो जाएगा, 8 इक्के 8 और 8 पंचे 40, 408। 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे एक कैरी लिया है तो 2 में से 0 जाएगा 2, और फिर 4, 22 बचा, फिर 220 कर दोगे, दशमलव जीरो बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 होके 20, 4 बार ले जाओ बस। इतने यहाँ तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो धारा कितनी हो जाएगी, 0.0384 एम्पियर ये धारा प्रवाहित होगी डायोड से। एक तो कर दिया हमने। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको डायोड वगैरह बना के घबराना नहीं है, इसमें सिंपल सा जो सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं, V बराबर IR लगा के वैसे करना है, बस इसका प्रतिरोध दे दे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई हमसे। क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, इसका जो है पोटेंशियल बैरियर भी दिया है, रोधक वोल्टेज भी 0.7 वोल्ट ना, तो हम बोलते हैं VBC पोटेंशियल बैरियर। ये जो है ये काम करेगा आपका इधर की तरफ, तो 20 वोल्ट पूरा नहीं लग पाएगा यहाँ पे, 20 माइनस 0.7 वोल्ट। तो डायोड पर जो भी डायोड के सिरों के बीच जो नेट विभव होगा वो कितना होगा। नेट विभव, थोड़ी सी गलती हुई, इसको भी मैं मीटर फिगर देता हूँ। सिरों के बीच क्या, क्योंकि 0.7 वोल्ट इधर लगेगा, 0.7 वोल्ट, और ये वाला तो है ही अग्र दिशा में, तो नेट विभव हो जाएगा आपका V बराबर 20 माइनस 0.7। ये फाइनल हमारा बनाएगा। 20 माइनस 0.7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3, और बचेगा 19.3 वोल्ट। ये यहाँ पे रखेंगे V बराबर V बटे जो हमने R इक्विवेलेंट किया था, अब V की जगह पे ये रखेंगे, ये छूट गया था, 0.7 वोल्ट हट गया था दिमाग से, तो अब इसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 19.3 बटे 510। ठीक है, लगभग वही आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा आंसर में आपके। क्या करेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करो, या फिर जो है ध्यान से देखो, 19.3, अब सॉल्व करने का काम आपका है, मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। 19 में जाएगा नहीं, दशमलव आ गया, दशमलव उतार लो आगे, ठीक है, दशमलव उतार लिया, हटा दो इसको, 193 हो गया, दशमलव अभी भी नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ा के तब जीरो बढ़ाना, क्योंकि दशमलव पहले से उतार चुके हो, है ना। भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 5 के 20, 2 हो जाएगा, 5 या 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 इक्के 3, 3 बचे 15, जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, 9 में से 5 गया 4, 400 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो बचा लोगे, 4 बार हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, अगर 4 बार करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार करेंगे, 7 बार, तो कितना हो जाएगा, 7 में 7 इक्के 7, 7 बचे 35, जीरो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, फिर एक जीरो बढ़ा लो, फिर इस बार 8 बार चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 10 अट्ठे 80, हाँ 4300 है ना, तो 8 बार चला जाएगा, बस ये आंसर। देखो थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे 38 करके आया था जब 20 था, अरे थोड़ा सा ही तो घटाया, 0.7 घटाया, तो यहाँ भी थोड़ा सा कम हो गया बस। तो IP कितना हो जाएगा, 0.0378 एम्पियर। अब वही धारा, जो धारा यहाँ से 0.378 एम्पियर डायोड में जा रहे, वही धारा आगे जाएगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो लोड के अक्रॉस बोल रहा है, लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज, तो यहाँ से कर दें दूसरा पार्ट, लोड के सिरों के बीच, सिरों के बीच शिखर वोल्टेज, शिखर वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर इक्विवेलेंट नहीं रखेंगे, यहाँ लोड की बात कर रहे हैं, IRL लोड की बात कर रहे हैं, तो लोड वाला प्रतिरोध रखेंगे। आई कितना है, 0.0378 इंटू 500,
कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखो ध्यान से, 2 जीरो दशमलव को 2 अंक दाहिनी साइड शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.78। ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो 3.78 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 अट्ठे 40 और 4 बचा है, 5 सत्ते 35, 4 39, 3 बचा है, 5 या 15, 3 18, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव 18.90 वोल्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करना था, बस दिमाग यही लगाना था कि जो आपको रोधक वोल्टेज दिया है वो रोकने का काम करेगा, मतलब इसके विपरीत दिशा में होगा, तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा वो 20 वोल्ट नहीं काम करेगा इस सर्किट पर, वो 20 माइनस 0.7, डायोड यही इतना कर रहा है। बाकी सारा सिंपल सर्किट की तरह, इसे 10 ओम कंसीडर करेंगे, इसे 500 ओम करके सीरीज में करके सब कुछ कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो कह रहा है द्रव्यमान छवि से क्या तात्पर्य है, एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इसमें यह अभिक्रिया दी गई है और उसमें विखंडन में ऊर्जा Q का मान ज्ञात करना है। तो देखो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है आपको पता होगा, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, परमाणु बम इसका एक उदाहरण है। अब होता क्या है, इसमें द्रव्यमान क्षति होता है, जैसे जो कुछ द्रव्यमान का लॉस होता है, द्रव्यमान में कमी आती है, वही द्रव्यमान जो है ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार E बराबर mc स्क्वायर ऊर्जा में बदल जाता है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति की परिभाषा से समझा देते हैं इसको। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई नाभिक बना है, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अगर इस नाभिक को हम इसके न्यूक्लियन, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियनों को अलग अलग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दें, तो जो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान हमेशा अलग अलग न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है, और ये जो कमी आती है उसी को हम द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ध्यान से सुनो पहले इस बात को, कि नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, या फिर ऐसे लिखेंगे, नाभिक का द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग के से कम होता है। होना क्या चाहिए, यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर नाभिक बना रहे हैं, तो जितना इधर द्रव्यमान होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब नाभिक बनता है तो उसमें से कुछ जो है द्रव्यमान क्षति हो जाती है, द्रव्यमान लॉस हो जाता है, ह्रास हो जाता है, और किस फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में निकलता है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नाभिक का द्रव्यमान हमेशा उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से अलग होता, सॉरी कम होता है, और द्रव्यमान में आए इसी कमी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको, चाहो तो ऐसे बना सकते हो। कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल देख के आपको लगेगा कि बहुत क्या न्यूमेरिकल है, दशमलव के 3 3 4 4 अंक तक जो है, ये 3 अंक तक ही है ना, 0.039, 0.0439, देखो यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है, 0.0439, दशमलव के 1.00867, इसमें 5 अंक तक दिया है, 1.00867। ठीक है, ये द्रव्यमान दिया गया है सबके, 92 यूरेनियम 235 इसका न्यूट्रॉन का, जीनॉन का और स्ट्रांसियम का न्यूट्रॉन का, इन सबका द्रव्यमान। पहले तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान क्षति, जितना द्रव्यमान लॉस हुआ होगा, जितना द्रव्यमान लॉस हुआ होगा वो निकाल लेंगे, और 1 एमयू द्रव्यमान बराबर दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना द्रव्यमान डेल्टा एम की वैल्यू आएगी 931 से गुणा कर देंगे, कितनी ऊर्जा बनी है वो पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना है, देख के लगता है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको 5 नंबर में मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें जोड़ना घटाना है आपको, घटाना क्या, हाँ जोड़ना घटाना है, और एक जगह पे लास्ट में गुणा करना पड़ेगा 931 से, बस इतना करना है। अब देख लो एक बार ढंग से समझ लो, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में से आपको लगेगा, जो भी आपको सबसे आसान लगता होगा उससे भी आसान ये लगने वाला है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसको पहले अभिकारक के जो है हम क्या करते हैं, द्रव्यमान निकाल लेते हैं, अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान, चलो एमोन बोल दिया, एमोन बराबर क्या हो जाएगा, यूरेनियम का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का। तो यूरेनियम का कितना है, 235.0439, प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया, 1.00867,
इनको ऐड कर दो। ध्यान से देखो, अब आप कहीं रफ में साइड में लिख के जो है तब ऐड करना, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। अगर एक अंक का भी इधर उधर किया तो पूरा आंसर गलत आने वाला है। ध्यान से सुन दो। तो 4 अंक तक यहाँ पे 5 अंक तक, तो पहले तो 7 तो आ जाएगा लास्ट में, फिर इसको जोड़ेंगे 9 और 6 को, या फिर ऐसे लाइन बना के तब ऐड कर लेना, लेकिन कॉपी में ऐसा मत करना, बेहतर होगा बगल में लिखे। 9 6 15 हो जाएगा। फिर 3 और 8 को करेंगे, एक कैरी बचा हुआ है, 8 3 11, एक 12 बचा है, एक बचा हुआ है 4 और 0, तो 4 और एक कैरी 5, 5 हो गया, और 0 और 0 तो ये 0 रहेगा, दशमलव एक यहाँ पे है, तो 5 1 6 हो जाएगा, और बाकी 2 और 3 ऐसे रहेंगे। कर लेना आप। M1 बराबर क्या आ गया, 236.05257। ठीक है। अब उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसमें इन तीनों के द्रव्यमान लिखेंगे और जोड़ देंगे। पहले क्या है, जीनान, जीनान का द्रव्यमान 139 M2 लिख देते हैं इसको। M2 बराबर 139.9054 प्लस फ्रांसियम का कितना है, 93.9063, फिर प्लस न्यूट्रॉन का। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, ध्यान देना, 2 न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चलो 20 N1 का द्रव्यमान कितना हो, इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, और 0 तो 1 हो जाएगा, 0 2.01734, 2.01734। समझ में आई बात। 2 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में 2 से गुणा कर देंगे, फिर 2 न्यूट्रॉन का मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन का जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ दीजिए, चलो मैं कहीं पे लिख के जोड़ ही देता हूँ, नहीं तो फिर गलती यहीं पे लिख देता हूँ। 139.9054, 9054, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, 93, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना है, 93.9063, फिर प्लस क्या करना है, 2.01737, तो यहाँ पे 0 0 बढ़ा लो चाहो तो, इन तीनों को ऐड कर दो। ध्यान से देखो, 7 आएगा, 3 3 6 आएगा, 6 5 11, और 11 7 18, एक कैरी बचा है, 1 1 2 हो जाएगा, 9 9 18, एक कैरी बचा है, 3 2 5, 9 5 14, 1 15, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, एक कैरी बचा है, 9 3 12, 1 13, और 1 1 2, 235 दशमलव, M2 बराबर क्या हो जाएगा, 235.8286, ये आ गया M2। अब द्रव्यमान क्षति कितनी, देखो यहाँ पे कितना है, ये आ रहा है ना, 235.8286, ठीक है। M1 देखो 236 दशमलव कुछ है, और M2 क्या है, 235 दशमलव कुछ है। तो द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति मतलब कितना लॉस हो, देखो 236 था, अब बचा कितना, 235 दशमलव, तो M1 माइनस M2 घटा देंगे। द्रव्यमान क्षति जैसे हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा M बराबर M1 माइनस M2 बराबर, M1 कितना है, 236.05257, रफ कर दें, कर लेना आप, माइनस 235.8286, घटाओ इसको, फिर से लिख के घटा लेंगे। देखो टाइम भले लगेगा, लेकिन 5 नंबर आपके सिक्योर हैं इसमें, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। 236.05257 माइनस 235 दशमलव कितना, 828 8267, घटाओगे 7 में से 7 जाएगा 0, फिर कैरी लाओगे यहाँ से, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पे एक बचा हुआ कैरी यहाँ से लाओगे, 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा, 4 बचा हुआ, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ से एक कैरी लाओगे, 10 में से 2 जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 5 गया 0, 3 से 3 0, 2 से 2 0, तो 0.2239 आ गया। डेल्टा एम कितना आ गया, 0.2239। एएमयू में आ रहा है सभी सारी कैलकुलेशन, चाहो तो लास्ट में यहाँ पे जाके आप
एएमयू लिख सकते हो, एएमयू, क्योंकि एएमयू में ही तो मास दिया है सब, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या करेंगे हम, एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एएमयू में कितनी हो जाएगी, 931 गुणे, तो ऊर्जा डायरेक्ट कर देते हैं, ऊर्जा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक एमयू में जितना भी द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इंटू 931, ये किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कर दो डेल्टा एम बराबर 0.2239 इंटू 931। अब ये गुणा कर लेंगे, अभी ये भी मैं ये करूँ, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, थोड़े से काम खुद भी करो, वीडियो भी नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप गुणा करो इन दोनों को, और जो भी आए इसमें आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं वीडियो, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें, इसको गुणा करके। बस इतना तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करो और आंसर कमेंट कर दो। जब भी आप वीडियो देखें आंसर जरूर कमेंट करना, इसको मत भूलना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट, ये भी 5 नंबर का। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, इसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के संक्रमणों को दर्शाइए, इनकी तरंग दैर्घ्यों के अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर बना दे रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु इधर हम, ये n बराबर 1 के लिए होता है, तो यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा लिख देते हैं इधर, और चाहे आप इधर लिख दें, n बराबर 1 मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर पहली कक्षा, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा इधर ही लिख दे रहे हैं, E बराबर E1 लिख दे, पहला है। तो E1 बराबर क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि ये फार्मूला दिया है, आप नहीं याद है तो n की वैल्यू 1 रख के, फिर दूसरे के लिए 2 रख के, 3 के लिए, तीसरे के लिए 3 रख के कैलकुलेट कर सकते हो और ऊर्जा लिख सकते हो। लेकिन बेहतर होगा, आपको याद रखना चाहिए कि कम से कम 4 ऊर्जा स्तर तो याद ही रखने हैं, इससे काम चल जाता है आपका एग्जाम में। पहले का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 तो कम से कम याद रखिए, बाकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे n की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं n बराबर 2, और E2 इसकी ऊर्जा स्तर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं याद है तो इसमें रखें और याद कर निकाल लें। n बराबर 3, इसको क्या बोलते हैं, E2, E3, ये कितना हो जाता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे n बराबर 4, कम से कम 4 तक आप बना दीजिए। E4 बराबर कितना हो जाता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। अब क्या होता है कि जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन, देखो सिस्टम इसका क्या होता है, कैसे ये काम करता है, तो कभी भी जब हाइड्रोजन परमाणु कहीं बाहर से उसको किसी तरीके से ताप के रूप में या फिर रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और जो भी अपनी कक्षा में जो भी उनकी ऊर्जा होती है, जब उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊपर वाली किसी कक्षा में जहां से उनकी एनर्जी लेवल मैच करता है, वहां पे चले जाते हैं, और 10 की घात -8 सेकंड बहुत कम टाइम के लिए उसमें रखते हैं, फिर से डी एक्साइटेड हो जाते हैं, अनुत्तेजित, और फिर से अपनी कक्षा में वापस आते हैं। जरूरी नहीं अपनी कक्षा में आए, हो सकता है मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से चौथे में पहुंच गया, और चौथे में से कुछ ऊर्जा त्यागा, जो कुछ ऊर्जा उसमें से निकलेगी, फिर से हो सकता है तीसरे में आ जाए, हो सकता है दूसरे में आ जाए, हो सकता है पहले में आ जाए। तो इनके संक्रमण के, इसी को बोलते हैं, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं संक्रमण। तो संक्रमण के अनुसार जो है अलग अलग तरंगदैर्घ्य का विकिरण, फोटान या फिर तरंग जो है निकलती है। तो अब उसी को हिसाब से अगर मान लो किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें n बराबर 1 में, दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है। तो यहां से जो सीरीज मिलती है, स्पेक्ट्रम की जो सीरीज, क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्घ्य मिलेगी, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के विकिरण एक साथ जब होते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोला गया है लाइमन। पहले वाले को क्या बोलते हैं, लाइमन बोलते हैं ना, लाइमन श्रेणी। और दूसरे को, जब कहीं से भी किसी भी कक्षा से दूसरे में आते हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, संक्रमण होता है, मतलब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो तरंग दैर्घ्य, जो विकिरण निकलती है तरंग दैर्घ्य की, उसको हम बामर श्रेणी बोलते हैं, लाइमन बामर
और तीसरे में जब आती है, ऊपर चाहो तो बना लो आप, ऊपर कितने भी बना लो, इसको पाश्चन बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, जो आपको दिया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनेंगे, पाश्चन श्रेणी। ठीक है, तो ये तो पाश्चन श्रेणी बना दिया। अब दूसरा काम हमें क्या दिया है, इसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के संक्रमणों को दर्शाइए। तो दर्शा दिया हमने। फिर उसके बाद कह रहा है इनकी तरंग दैर्घ्यों का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो लाइमन श्रेणी में जो तरंग दैर्घ्य है उसको हमने लैम्डा 1 लिख दिया, बामर श्रेणी वाले को लैम्डा 2 लिख दिया। तो लाइमन और बामर का अनुपात निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा 1 बटे लैम्डा। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि 1 बाई लैम्डा इक्वल टू होता है आर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए। अगर कोई दूसरा तत्व होता तो आर इंटू जेड होता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक हम रख देते हैं। तो पहले लाइमन के लिए हम निकाल लेते हैं, लाइमन के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य, लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य, तो इसको लैम्डा 1 बोल दे। ये आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू वगैरह रखने की जरूरत नहीं है अभी, जब क्योंकि अनुपात निकालना है तो अनुपात में सारे कैंसिल हो जाएंगे। N1 क्या होता है और N2 की, इस बात को ध्यान में रखना है। N1 वह कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 वह कक्षा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसमें किसके लिए कह रहा है, प्रथम रेखा, प्रथम रेखा मतलब 2 से 1 में आए, द्वितीय रेखा मतलब 3 से 1 में आए, तृतीय मतलब 4 से 1 में आए। तो प्रथम रेखा मतलब 2 से, N2 की जगह पर हम 2 रखेंगे। प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम रेखा के दूसरे में से, दूसरी कक्षा में से पहली कक्षा में आए तो उसके लाइमन की प्रथम रेखा बनेगी। तो N2 बराबर रखेंगे 2 और N1 बराबर रखेंगे 1। पहले में आना है तभी लाइमन श्रेणी बनेगी। तो 1 अपान लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 अपान, इसमें आ रहा है 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1 अपान 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, माइनस, सॉरी, आर पहले लिख देते, आर इंटू 1 माइनस 1/4, ये तो वही लिख दिया। चलो एक बार और सॉल्व करते हैं। 1 अपान लैम्डा 1 बराबर आर इंटू 4 1 के 4 माइनस 1, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4, 3/4। तो लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, 4/3 आर, अरे 3r/4 है, तो ये आर 4/3 आर हो जाएगा। लैम्डा 1 बराबर 4/3 आर। हमें लैम्डा 1 चाहिए, लैम्डा 2 चाहिए, लैम्डा 1 निकाल लिया। 1 अपान लैम्डा 1 फार्मूला ये याद रखना है आपको, आर इंटू 3/4 आया, इसको सॉल्व करके देख लेना आप, 4/3 आर हो जाएगा लैम्डा 1, रिवर्स कर देंगे तो 4/3 आर। अब क्या निकालेंगे, बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए क्या करेंगे हम, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा क्या होती है, बामर श्रेणी तब बनेगी जब n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब 3 से 2 में आएगा तो वो प्रथम रेखा बनेगी। तो प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा, N1 बराबर 2, यानी कि 2 में आ रहा है, और कहां से आएगा, जब N2 बराबर 3, 3 से आएगा। तो फिर निकालिए, 1 अपान लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर की जगह पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, इसको क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 36 एलसीएम ले लो, आर इंटू, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, और तो नहीं होगा, 36 ही होगा, 4 9 36, 9 1 9, माइनस 9 चौके 36, 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5/36, और ये आर 5/36 आर। लेकिन लैम्डा 2 बराबर इसका रिवर्स कर देंगे तो 36/5 आर हो जाएगा। ये लैम्डा 2 आ गया, और ये आया था आपका लैम्डा 1। अब हमें कहाँ निकाल दे, यहाँ निकाल दें, ध्यान से देखना, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, 4/3 आर, 4/3 आर अपॉन कितना है, 36/5 आर।
वो ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक। 4/3r इंटू 5r/36। देखो इसमें अनुपात निकालना था, इसीलिए मैंने r की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखा है। अगर अनुपात ना निकालना होता तो रखते वैल्यू। r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और 5 ऊपर बचा है, 9 3 27, 5/27, मतलब 5:27। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो कैलकुलेशन कैसे किया है, अब फार्मूला याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया, 5 नंबर का क्वेश्चन, और इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का था। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कौन सा क्वेश्चन है? खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाना है और उसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, करा चुका हूँ, आप मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इस सेट में था। एक बार आप जो है देख लेना, या फिर इसका सीधा सा एक दो उत्तर लेंस लगे होते हैं, आगे वाला बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा। एक बार देख लेना, आप क्वेश्चन देख लेना, उसमें डिटेल में कराया हुआ है मैंने। तो उसको अभी यहाँ पे छोड़ दें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ये पहली बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसको जरूर करते हैं। वायु का एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला द्विउत्तल लेंस कांच के बेलन के भीतर स्थित है। ये पूरा कांच है और इसके अंदर एक वायु का, ऐसे समझो बबल है, बुलबुला वायु का, और इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो द्विउत्तल लेंस है, मतलब दोनों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 जो हम लिखते हैं, R1 बराबर R2 होगी, कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी इनकी। और ये कांच के भीतर रखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, जब हम फार्मूला लगाते हैं, क्या क्या पूछ रहा है हमें? लेंस की फोकस दूरी, प्रकृति। प्रकृति मतलब उत्तल है या अवतल? देखने में तो आपको उत्तल लग रहा है, लेकिन हो सकता है इसकी फोकस दूरी निगेटिव आ जाए, तो फिर हम अवतल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला आपको पता होगा, फोकस दूरी वाला 1/f = n2 - n1 अपान n1, 1/r1 - 1/, तो ये होता है फार्मूला। R1 R2 ये हो गया, और N2 क्या होता है? ये कांच यहाँ पे N2 हो जाएगा, मतलब लेंस के बाहर जिस माध्यम में लेंस रखा रहता है उसको हम N2 से लिखते हैं, और लेंस के अंदर का माध्यम, इसको लेंस का माध्यम N1 बोलेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन दी गई है, पहले जो है वायु है, फिर लेंस के अंदर जो है, लेंस के अंदर अपवर्तनांक n'2 का द्रव भर दिया गया है, तो फिर उस समय की फोकस दूरी बदल जाएगी, तो वही ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे वायु है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? n2 कितना दिया है? कांच का अपवर्तनांक 3/2, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.55 करके आता है ना, या फिर चलो 3/2 ही रख देते हैं। n2 यहाँ पे 3/2 माइनस वायु है तो 1/1, तो ये करने का कोई मतलब नहीं, बटे 1 रहने दो, सीधा सीधा लिखो 3/2 माइनस 1, क्योंकि n1 यहाँ पे वायु दिया है तो 1 हो जाएगा। फिर 1/r1। अब देखो r1 अगर हम इधर से लेते हैं, वस्तु को इधर रखते हैं, या फिर अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन करें, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर R2 निगेटिव, लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों की जगह पे 10, ये पहले प्लस का, फिर माइनस का 10 रखेंगे, तो ओवरऑल प्लस का 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। 2 1 के 2, 3 - 2/1, तो 1/2 हो जाएगा। 3 - 2 1/2 इंटू 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? 2/10। 2 से 2 काटो, बचेगा 1/10, तो रिवर्स कर दोगे, F बराबर आ जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस ही है ना, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमसे पूछ रहा था। और प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी? अगर फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। क्यों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो प्लस आ रहा है तो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। दूसरे कंडीशन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, कितना सिंपल, अगर आपको कुछ फार्मूले याद कर लें तो कितना आसानी से सवाल लगता है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अब इस बार N1 की जगह पे हम क्या कर देंगे? वायु के जो यहाँ पे वायु था, उसमें हम 2 अपवर्तनांक वाला द्रव भर देंगे। बस N1 की जगह पे 2 रखना है, सारी चीजें सॉल्व करनी है, देखते हैं माइनस आएगा तो आएगा, जो आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो इसको हम F1 कर दे रहे हैं, ठीक है। F1 बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर आया। दूसरी बार हम कर दे रहे हैं 1/f2 बराबर, इसी में रखते हैं डायरेक्ट, 3/2 माइनस 2/2। N2 कितना है? N2 तो अभी भी कांच ही है, 3/2 दिया है, और N1 अब इस बार 2 हो गया है। वाई इसमें लेंस के भीतर जो है 2 अपवर्तनांक का द्रव भर दिया, तो 2/N1 है, तो फिर यहाँ पे 2 बराबर, ये तो 1/10 प्लस 1/10 ही रहेगा।
जैसे यहाँ पे किया था 1/10 इसके लिए प्लस का, -1/10 इसका, तो माइनस माइनस प्लस का 1/10 हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि त्रिज्या थोड़ी ना बदल जाएगी, चाहे अंदर रख दो चाहे कुछ भी इसके अंदर रख दो, तो ये वाला पार्ट तो यही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना, 2 दूनी 4, अब ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4/2, 3 माइनस 4 करोगे तो -1/2 आएगा, -1/2, और बटे 2 है पहले से, थोड़ा सा ऊपर लिखें, -1/2/2, पूरा मैं एक सॉल्व कर ध्यान से, इंटू कितना करेंगे, 2, 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा 2/10, तो 2 से 2 काट दो। ये भी 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, या फिर नहीं तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, नहीं तो सब कुछ अच्छा करने के बाद जो है, देखो क्या करेंगे, 2/1 ये ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, अरे ये हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। चलो एक स्टेप और कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, माइनस का माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 में से करेंगे तो एक, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, -1/4, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, गुणे 2/10, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, तो 1/f2 बराबर आ जाएगा कितना, -1/20। रिवर्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है तो, रिवर्स कर दोगे तो F2 बराबर आ जाएगा माइनस का 20। तब सेंटीमीटर में दिया था ना ये 10, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ भी चाहो लिख देना, हाँ, सेंटीमीटर लिखा, ठीक। अब इस बार निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस हो जाएगा ये, प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रकृति क्या हो जाएगा, हम्म, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की बात करेगा, भले भी आकार तुम्हारा उत्तल लेंस की तरह है, लेकिन काम कैसे करेगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, यानी कि किरणों को दूर भेजेगा, किरणों को दूर भेजेगा, डाइवर्ज करेगा, अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। इसमें कुछ और पूछा था शायद, जाए भर दिया जाए तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, प्रकृति तो हमने अवतल लेंस बताई, क्षमता क्या होता है, P बराबर 1/f, लेकिन मीटर में, लेकिन अगर सेंटीमीटर यहाँ पे निकाल देते हैं क्षमता, दूसरे वाले केस में क्षमता ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f मीटर में, 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर कितना था, 20 सेंटीमीटर आया है, चिन्ह के साथ रखेंगे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग करोगे 0.2 मीटर, माइनस का 0.2 मीटर, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 1/, माइनस का 0.2 मीटर में रखा है, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 पंचे 10, तो माइनस का 5 डायोप्टर, ये आ जाएगी दूसरे वाले लेंस की क्षमता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 5 नंबर का, ध्यान से कर लीजिए, और यही क्वेश्चन आपको पता होगा बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हम अनसॉल्व सॉल्व भी कर रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं सेट 7 में नेक्स्ट डे।